हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी। तो डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी रहती थी, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, मैं पिछली वीडियो तक मैंने आपको 8 प्रॉपर्टीज़ बताई थी मेनली। उसमें मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि एक जो डिटरमिनेंट के अंदर अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, या फिर किसी डिटरमिनेंट की कोई रो आइडेंटिकली 0 या कोई कॉलम आइडेंटिकली 0 यानी उसमें सारे एलिमेंट 0 तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास एक तरीका है कि अगर हमें किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूफ करना होता है विदाउट एक्सपेंशन, तो हम उसकी किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल प्रूफ कर देते थे। ठीक है, मैं वहीं आगे से उसी से कंटिन्यूस करता हूँ। देखो, अब देखो जो 9th प्रॉपर्टी है उसी के अंदर 0 प्रूफ करना है। तो 0 ऐसे आता था, एक हमेशा याद रखना बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आइदर 0 और ए परफेक्ट स्क्वायर according as order of matrix is odd or even। आपको मैंने बताया जैसे कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक इस तरह से जिससे उसके अंदर इट्स आइदर 0 और ए परफेक्ट स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आइदर 0 और ए परफेक्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इवन और ओड। देखो बच्चों, यानी अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर वो ओड ऑर्डर का होगा तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0। ठीक है, और इवन ऑर्डर का होगा तो होगा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो, मान लो जैसे आप 2 ही ऑर्डर का आता है आपके, जैसे ये आपके मैंने ये लिखा, ये है, ये लिख दिया 0 2 -2 और 0। ठीक है, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा आप देखोगे, जैसे है ना, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस 4, तो परफेक्ट स्क्वायर आया नहीं आया। ठीक है, अगर इवन ऑर्डर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये ऑड ऑर्डर का होता है, जैसे मान लो ये होता 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0, आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इवन ऑर्डर का, ये सॉरी ऑड ऑर्डर का 3 ऑर्डर का, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। आप निकाल के देख लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक तरह से आपके पास ये भी बात पता लगी कि अगर किसी एक तो 0 किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हमें 0 प्रूफ करनी है तो हम क्या करेंगे, या तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ऑड ऑर्डर का तो 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू, या फिर उसकी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल प्रूफ कर दोगे आप, या फिर आप उसकी किसी रो या कॉलम को आइडेंटिकली 0 प्रूफ कर दोगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है भाई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद कर लेना इसको बच्चों। देखो, मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स होता है ना, पहले हमने डिस्कशन किया था, हर मैट्रिक्स हर एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो उसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टाइप होगा उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, हम क्योंकि हम 3 ऑर्डर तक का तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी कई जगह ये यूज हो गई प्रॉपर्टी, ध्यान रखना अभी। आप 10वीं प्रॉपर्टी देखो, 10वीं प्रॉपर्टी क्या है देखो भी बच्चों, ये इस डिटरमिनेंट में समेशन की प्रॉपर्टी है। अगर ये क्या कहता है, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट is expressed as the sum of 2 or more than 2 elements। पहले मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ पूरी तरह से, then determinant is expressed as the sum of 2 determinant or more मतलब कि क्या है, देखो
अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के सम में एक्सप्रेस हो तो कंप्लीट डिटरमिनेंट दो या दो के से ज़्यादा एलिमेंट के सम में एक्सप्रेस हो सकता है। जैसे कि ये डिटरमिनेंट है डेल्टा, जैसे इसको मैंने ये लिख दिया A1 प्लस P, A2 प्लस Q, A3 प्लस R, B1 B2 B3, C1 C2 C3, जैसे ये लिख दिया। जैसे इसकी देखो पहली रो दो एलिमेंट के सम में एक्सप्रेस है, तो हम इसको दो डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी डिटरमिनेंट को तुम पता है इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो A1 A2 A3, पहली रो ये बन जाएगी। दूसरी रो यही रहेंगे B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस इसको आप लिखोगे क्या P Q R, दूसरा B1 B2 B3, C1 C2 C3, इस तरह से। अगर मान लो इसमें एक एलिमेंट और ऐड हो रहा था तो फिर एक डिटरमिनेंट और हो जाता। ठीक है, जैसे एक तरह से अगर आपको ये कहा जाए कि इसकी दो रो तो सेम है, जैसे ये है ना, जैसे ये अगर मान लो ये लिखा आ जाए आपका कहीं पर, ये है, इसको ऐड करना है, ये दोनों रो सेम है, तो ये R2 और R3 सेम है, तो ये समेशन यहाँ लगेगा इसके अंदर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप कहोगे जी ऐसे कैसे आएगा, आप चाहे इसको एक्सपेंड करके देख लो। जैसे तुम इसको एक्सपेंड करते तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती, A1 प्लस P इंटू इट्स कोफैक्टर, है ना, प्लस में A2 प्लस Q इंटू इट्स कोफैक्टर, प्लस A3 प्लस R इंटू इट्स कोफैक्टर। तो जैसे अलग लिखते A1 इंटू इट्स कोफैक्टर करते तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती A1 A2 A3, और इसको करते तो इसकी आ जाती। आप आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समेशन इस तरह से अप्लाई होता है। कोई कन्फ्यूजन है इस बात में? ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, इसकी देख लेना एक बार एक्सपेंड करके। आपको हो सकता है मेरी वर्ड समझ में नहीं आए हो, तो आप एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जो रूल बताए थे मैंने आपको, तो इस तरह से कर सकते हो। अब देखो बच्चों, कई बार इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे मैं एक आधा क्वेश्चन भी आपको इस पर सोल्व कराता हूँ। देखो जैसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि आप समझ गए होगे समेशन कहाँ अप्लाई करना है, समेशन कहाँ अप्लाई करना है, सिर्फ ये दो सेम होना तो इन पे अप्लाई करना है। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इस असाइनमेंट में भी होंगे, मॉड्यूल में भी, जो मैंने आपको एलन वाला दे रखा है। इफ़ जैसे ये लिखा डेल्टा आर इज इक्वल टू, डेल्टा आर एक डिटरमिनेंट है, वो ये लिख दिया 3r 2r-1, ठीक है, और ये क्या लिख दिया आपका लोगरिथम r, ठीक है, ये लिख दिया x³ 2x² -5 4x 4 sin x, जैसे ये लिख दिया सपोज करो। ठीक है, ये लिख दिया 3 की पावर n-1 इंटू में 3/2, ठीक है, 3 टू पावर n/2 बाई 3/2। ये क्या है आपका, ये n², ये लोगरिथम n फैक्टोरियल, ये लिखा डेल्टा आर है। ठीक है, तो आपसे कहा देन फाइंड समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा आर। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बच्चों देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, अब ये अप्लाई करना है। वैसे देखने में तो बहुत बड़ा डिटरमिनेंट लग रहा है, लेकिन आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं। जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ गई, देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। आपको ये दे रखा है डेल्टा आर इज इक्वल टू, देखो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ आर की जगह 1 रख देंगे। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ आर की जगह 2 रख देंगे। देखो आपके पास ये डेल्टा आर की वैल्यू ये है, ठीक है। देखो बच्चों 3 टू पावर r 2r-1 लोगरिथम r, ये x³ 2x² -5 4 sin x 3/2 इंटू में 3 की पावर n-1 n², और ये लोगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल, ये है आपको। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आपको देखो ये आपको निकालना है भाई समेशन r इज गोइंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा r, मीन्स डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा n, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों।
अब देखो डेल्टा 1 क्या होगा, अब ये क्योंकि मैं इतना बड़ा लिखूंगा नहीं, आपको वैसे समझा देता हूँ, ध्यान दोगे एक बार, क्योंकि हम बहुत बड़ा लग जाएगा नहीं। तो देखो डेल्टा 1 की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 3 की पावर 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 लोगरिथम 1, ठीक है, ये दोनों सेम रहेंगे। ये कैसे डिटरमिनेंट आएगा, पहली रो की आ जाएगी प्लस, क्योंकि दूसरी में तो कहीं आर नहीं है, ना दूसरी रो में आर का ना तीसरी रो में आर, प्लस डेल्टा 2 लिखोगे तो डेल्टा 2 क्या होगा बच्चों, यहाँ आर की जगह 2 हो जाएगा, इसमें अंदर सेकंड थर्ड रो एज इट इज रहेंगी। डेल्टा 3 में यहाँ आर की जगह 3 हो जाएगा, आप समझ रहे हो बात ये। और ये सारे ऐड कर रखे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, तो जैसे ये पहली रो ऐड हो रही ना, पहली रो चेंज हो रही है, और दूसरी तीसरी रो तो सेम है हर किसी में, और बीच में एडिशन का साइन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा, ये पहली रो के ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर n, है ना। ये क्या होगा 1 रखोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस में 2n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा लोगरिथम 1 प्लस लोगरिथम 2 प्लस में लोगरिथम n हो जाएगा, ये ऐसे, है ना। यहाँ r की जगह वो रखेंगे, और ये दोनों सेम है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब 2x स्क्वेयर माइनस 5 4 साइन x 3/2 3 की पावर n माइनस 1 n स्क्वेयर, और ये क्या है लोगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल। देखो ये आपका आ गया, यही आएगा ना उसके अंदर, समझ गए आप बात मेरे ख्याल से। ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आपका अगला पॉइंट, अगली वैल्यू क्या आएगी, देखो ये है, ये जीपी बन गई। जीपी के टर्म्स का सम क्या फार्मूला याद है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ए कितना है यहाँ पे 3, आर कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/3 इंटू में आर कितना है 3 की पावर n माइनस 1 n टर्म्स है, और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। आ गई। पहले ओड नेचुरल नंबर का सम होता है n स्क्वेयर, पढ़ रखे आपने, है ना। ये लोगरिथम में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा लोगरिथम 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में n, यानी लोगरिथम n फैक्टोरियल लिख सकते हो आप इसको, है ना। बोलो समझ गया आप बात ये। और ये क्या है एक्स क्यूब 2x स्क्वेयर माइनस 5 4 साइन x, और ये क्या 3/2 इंटू में 3 की पावर n माइनस 1 n स्क्वेयर, और लोगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल। बताओ ये R1 और R3 आइडेंटिकल हो गए ना, है ना। देखो सेम आ गया नहीं आगे, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल में, आपकी एक्सरसाइज में, डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज में भी आएंगे, तो आप उनको एक बार सोल्व करके देख लेना। आप समझ के बात है, बोलो ठीक है। तो इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं भाई समेशन के ऊपर। आपको समझ में आ गई प्रॉपर्टी, कोई भी 2 रो और उसके अंदर ऐड करेंगे तो समझ गए ना बात ये। अब आपकी जो अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है, कर लोगे आराम से इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी बच्चों। अब एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, एक इसी पे मैं भी एक क्वेश्चन और आपको सोल्व कराता हूँ। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ पहले। इफ ए बी सी आर पिथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, ऑफ ए जीपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या है लोगरिथम ए लोगरिथम बी लोगरिथम सी पी क्यू आर 1 1 1। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। लोगरिथम ए लोगरिथम बी लोगरिथम सी, ए बी सी आर पिथ क्यूथ एंड आर टर्म ऑफ ए जीपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी सी, इंडिपेंडेंट ऑफ पी क्यू आर, इंडिपेंडेंट ऑफ समथिंग, जैसे किसी भी तरह से इसके ऑप्शन आ जाते हैं, इसकी आंसर आ जाएंगे, ये वैल्यू आएंगे, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू निकालनी आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, तो आप अभी क्या करोगे इसके अंदर, देखो इसमें कुछ दे तो हमें रखा नहीं है, ये दे रखा है ऊपर बस सारा। तो देखो जीपी आपने पढ़ रखा है लेट, इसको आप डेल्टा मान लो इस डिटरमिनेंट को, ठीक है। लेट उस जीपी की एक्स एंड वाई आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो ऑफ जीपी। वैसे हम जीपी की ए और आर लेते थे, लेकिन ए और आर यहाँ यूज हो रहे हैं इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। तो हमारे पास क्या है देयरफॉर इसकी पिथ टर्म क्या है टीपी, वो ए दे रखी है। आपके हिसाब से क्या बनेगा एक्स इंटू वाई की पावर p माइनस 1। सारे बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि जीपी की nth टर्म होती है तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है।
क्यू टी पी क्यू टी क्यू क्या होगा, बी दे रखा है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स वाई की पावर क्यू माइनस वन। टी आर क्या है सी, वो क्या हो जाएगा एक्स वाई की पावर आर माइनस वन। आप समझ के बात ये तो है ना। अब इन वैल्यूज को इसमें लिख लो। अब हमारा जो डिटर्मिनेंट था ए बी सी की वैल्यू ये रख लेना, ठीक है। जो मैंने अभी ए बी सी की वैल्यू आपके निकाली है, तो हमारा जो डेल्टा था, डेल्टा डिटर्मिनेंट, डेल्टा हमारा ये था ना लोगरिथम ए लोगरिथम बी और लोगरिथम सी पी क्यू आर 1 1 1 है ना। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो इसके अंदर क्या करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ ये वैल्यू रख लोगे लोगरिथम ऑफ ए की वैल्यू एक्स वाई की पावर पी माइनस वन, लोगरिथम एक्स वाई की पावर क्यू माइनस वन, लोगरिथम एक्स वाई की माइनस आर माइनस वन, ये लिखोगे वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास पी क्यू आर 1 1 1। आपको पता है ये क्या बनेगा, देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू लोगरिथम m इंटू मैन होता है लोगरिथम m प्लस n, आप जानते हो, तो इसको आप लिख सकते हो लोगरिथम x, अपने आप आइडिया आ जाएंगे, प्लस लोगरिथम y रखोगे तो लोगरिथम y की पावर p माइनस वन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p माइनस वन इंटू में लोगरिथम y, है ना। ये भी लोगरिथम x प्लस q माइनस वन इंटू में लोगरिथम y, लोगरिथम x प्लस r माइनस वन इंटू में लोगरिथम y। बोलो बच्चों कोई कन्फ्यूजन है इस बात में, जल्दी बोलो। तो ये क्या हो जाएगा P Q और ये R, ये क्या होगा 1 1 1, ठीक है। तो अब इसको दो डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो आप, ठीक है। दो डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस करोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो ये आ जाएगा देखो लोगरिथम ऑफ x, है ना, लोगरिथम x P Q R 1 1 1 और प्लस में एक डिटरमिनेंट ये बन जाएगा भाई, है ना। देखो एक ये बन जाएगा P, इसमें से लोगरिथम y कॉमन आ जाएगा दोनों में से, है ना। देखो एक तो डिटरमिनेंट ये आ जाएगा, अब मैं थोड़ा स्पेस कम है या चलो मैं लिख देता हूँ ये P माइनस में 1 इंटू में लोगरिथम y, Q माइनस 1 इंटू में लोगरिथम y, R माइनस 1 इंटू में लोगरिथम y, P Q R 1 1 1। बोलो आप समझ के बात ही। देखो इसकी जीरो वैल्यू आपको होगी जी, क्यों, इसमें लोगरिथम x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ये 1 1 आइडेंटिकल, R1 एंड R2 आइडेंटिकल, ठीक है। इसमें से लोगरिथम y कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा P माइनस वन Q माइनस वन R माइनस वन P Q R। फिर इसको फिर दो डिटरमिनेंट लिखोगे तो P Q R ये कॉमन आइडेंटिकल आ जाएंगे और 1 1 आइडेंटिकल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी जीरो और इसकी भी जीरो, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। आप कर लोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, जो भी मैंने आपको बताया था, जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कर लोगे ना आराम से अब इनको। अब आप देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 11th, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। जो हमारी अब ये जो मैंने अभी आपको बताया था इसी का यूज कर रखे हैं, तो इन्हीं को अप्लाई करेंगे। किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं रहेगा। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if we add or subtract any multiple of any row or column to any other रो और कॉलम। आप समझ गए बच्चों बात, ये क्या बताया मैंने, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम टू एनी अदर रो और कॉलम। मतलब ये जरूर है लेकिन रो का मल्टीपल रो में ही ऐड होगा और कॉलम का मल्टीपल कॉलम में ही होगा, समझ गए। जैसे मान लो क्या कहा मैंने, देखो अभी बच्चों, जैसे डिटरमिनेंट है डेल्टा, ये डिटरमिनेंट है आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2,
A3 B3 C3। ठीक है, अब हमें इस डिटर्मिनेंट के अंदर देखो, ये डिटर्मिनेंट है डेल्टा। अब डिटर्मिनेंट का जैसे ये है ना, मुझे अगर कोई डेल्टा डैश एक डिटर्मिनेंट निकालना हो और मुझे ऐसे लगे जैसे पहली रो के अंदर इस दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं और तीसरी रो से किसी और से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दूं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा ही रहेगी। जैसे मैं इसमें ये ऑपरेट करूँ, जैसे R1 को ऐसे कर दिया, R1 प्लस K1 R2 प्लस K2 R3। ठीक है, तो देखो ये डेल्टा डैश क्या हो जाएगा आपका, ये बना है इन्हें, देखो इसकी ये क्या होगा, A1 प्लस K1 B2 प्लस K2 B3 A2 सॉरी और A3। समझ गया आप बात में। और भाई ये क्या होगा, ये हो जाएगा B1 प्लस K1 B2 प्लस K2 B3। और ये तीसरा कॉलम यहाँ स्पेस का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तीसरा है ये यहाँ आएगा, ये जैसे ये तीसरा है क्या होगा, A3 C1 प्लस में K1 C2 प्लस K2 C3। और ये क्या हो जाएगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये जो डिटर्मिनेंट है देखिए जैसे ये आएगा, तो इसकी वैल्यू डेल्टा के इक्वल ही आएगी, बराबर ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये सबसे ज़्यादा यूज होगी प्रॉपर्टी। आपको ये क्यों नहीं होगा इसमें, देखो भाई इसको मैं 3 डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिख रखा है, ये 3 में ऐड हो रहा है। एक डिटरमिनेंट तो क्या होगा बच्चों, देखना जरा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो डेल्टा ही आ गया। प्लस जो दूसरा डिटरमिनेंट आएगा उसकी पहली रो क्या बनेगी, KA2 K1 A2 K1 B2 और K1 C2, है ना, A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें से K कॉमन K1 आ जाएगा कॉमन, फिर ये A2 B2 C2 आइडेंटिकल हो गए तो जीरो ही हो गए, है ना। इसी तरह से प्लस थर्ड डिटरमिनेंट क्या होगा, K2 A3 प्लस K2 B3 ना सॉरी K2 A3 K2 B3 और K2 C3। आप समझ गया, लिखूँ, देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, चलो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। देखो जैसे ये लिख रखे है, थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसको 3 डिटरमिनेंट्स में एक्सप्रेस करता। देखो डेल्टा डैश की वैल्यू डेल्टा ही क्यों रहेगी, ऐसा क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सम बताया था मैंने आपको, देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा डैश की देखो एक तो आएगा 3 डिटरमिनेंट्स में लिखेंगे भाई, पहली तो ये रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस दूसरा क्या रहेगा बच्चों, K1 A2 K1 B2, है ना, और K1 C2। ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये रहेगा, देखो। और प्लस में तीसरा डिटरमिनेंट क्या आएगा, A1 B1 सॉरी K2 A3 K2 B3 और K2 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब आप देखो ये तो क्या आएगा, डेल्टा डैश इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 C3 प्लस में देखो इसमें से K1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि पहली रो में K1 से मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या बच जाएगा, K1 इनटू में A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 जीरो इसका आंसर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हो गए R1 एंड R2, तो ये जीरो हो गया। इसमें से K2 कॉमन आ जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो यही बचा है या नहीं बचा, तो डेल्टा डैश तो डेल्टा के इक्वल ही रह गया या नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी हम इसके ऊपर किसी भी रो में, अगर जो सबसे ज़्यादा यूज करूँगा भाई बच्चों ये प्रॉपर्टी में, किसी भी रो में किसी भी रो के अंदर मैं किसी भी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और यही काम मैं कॉलम में भी कर सकता हूँ। कॉलम में करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप समझ के बच्चों बात ये, तो अभी बच्चों ये कुल मिला के 11 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, तो आप ये आराम से कर लोगे सो लिए। ठीक है, तो अब इसकी इन प्रॉपर्टीज़ को समझना, पूरी सारी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से कौन से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब एक मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन में बाद में बता दूंगा, पहले इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर डिफरेंशिएशन बताऊंगा कैसे करेंगे। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे, विदाउट एक्सपेंसिंग यू हैव टू फाइंड आउट द
विदाउट एक्सपेंडिंग आपको ये प्रूफ करना होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है, तो वो आप कर दोगे, ये प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर लोगे आराम से, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे इनको ये प्रूफ करने आएंगे, कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में भी, इसमें भी आप देख रहे होंगे। देखो जैसे ये लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया मैंने, देखो ये लिखा, ये है इफ़ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n सी की पावर n इंटू में a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस ए इंटू में ए बी प्लस बी सी इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये जैसे आपका देखो, ठीक है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, जैसे ऐसे आपसे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब इन पर सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, पहली बात तो एक को प्रूफ करने वाले कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें आप हमेशा अपना एक टारगेट रखना, इसमें 1 1 देखो 1 1 बनाना पहले सारे इसमें, ठीक है। देखो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, देखो इफ़ ये आपको गिवन है, तो आप ये क्या करोगे यहाँ पे बच्चों, इसमें से R1 में से देखो इसको डेल्टा ले लो, इसको ले लिया डेल्टा इज इक्वल टू, ये है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ध्यान देना। इसमें ये ऑपरेशन में अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा, ये आपको अप्लाई करने हैं, और किस किस तरह से इनको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपको मैं भी समझाता हूँ क्या कैसे करना है सारा, ठीक है। तो इनमें अगर कोई चीज़ प्रूफ करनी है, जैसे ये ले आना, तो हमारा मेन टारगेट पता क्या होगा, हम पहला तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि जिसमें ये फैक्टर कॉमन आ जाए, जैसे ए माइनस बी माइनस सी माइनस, ठीक है। एक इसकी फैक्टर प्रॉपर्टी भी होती है, वो बाद में बताऊंगा, ये एक्सप्लेन करने के बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से ये लेने हैं, और एक मैं आपको ये एडवाइस ये करेंगे, जैसे इनको सब में इनको 1 1 कोई रो या कॉलम को 1 1 बना लो, या कोई कांस्टेंट बना लो, फिर उसमें 2 0 बनाएंगे, फिर उसको एक्सपेंड कर लेंगे। देखो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड नहीं करने लगेंगे। अब बताओ, पहले इसको सोल्व करने लगा, देखो इनमें से पहली कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, सब में है या नहीं, दूसरे में बी कॉमन है, तीसरे में सी कॉमन है, तो यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये कॉमन आ गया, तो कॉमन आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी डेल्टा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए बी सी, डिटर्मिनेंट ये बनेगा 1 ए क्यूब, है ना, ये क्या बनेगा 1 बी क्यूब, ये क्या बनेगा 1 सी क्यूब, ठीक है। आप समझ गए बात, ये इसमें से लोगे आप ये कॉमन। अब देखो ये 1 1 बन गया, अब आप इसमें 2 0 बना लेना। देखो अब यहाँ क्या ऑपरेट करोगे आप, ऑपरेटिंग, अब अपने आप पता लग जाएगा, C1 में क्या करो, C1 के अंदर से C2 को माइनस कर दो, फिर देख 2 ऑपरेशन में एक साथ अब लगा रहा हूँ, जैसे ये एक ऑपरेट करेंगे फिर लिखोगे आप इसमें, तो ये C1 में C2 हो जाएगा, तो C2 एज इट इज रहेगा, और फिर अब C2 के अंदर से C3 को माइनस कर देना, C2 माइनस C3, ठीक है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा 0, है ना, ये बनेगा a माइनस बी, ये क्या आपके पास बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ये क्या होगा 0, ये बनेगा b माइनस सी, है ना, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये क्या बनेगा 1 सी और सी क्यूब, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके फैक्टर करोगे ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस, देखो है ना, जैसे इसको मैं अलग से यहाँ फैक्टराइज यहीं कर देता हूँ, इसके फैक्टर बनेंगे ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी तरह से इसके फैक्टर होंगे। तो इस पहले C1 में से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और C2 में से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, तो अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 वी हैव, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, देखो ये ए बी सी तो है ही हमारे पास, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी
इनटू में b माइनस सी। क्या बच गया बच्चों यहाँ पे 0 1, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना। यहाँ क्या बचेगा 0 1, ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, है ना, और ये 1c और c क्यूब। ठीक है, अब देखो इस पहली रो में मैक्सिमम 0, तो इसमें R1 में इसको एक्सपेंड कर लो आप। तो इसको जब आप R1 में एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो ये लिखा हुआ है, तो सिर्फ इसका कोफैक्टर लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, R1 में इसको एक्सपेंड कर लो तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी इनटू में। अब इसका कोफैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इसका सिर्फ इसका लिखोगे 1 इनटू में, इसका कोफैक्टर तो ये आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बन जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या बन गया आपका, समझ रहे हो ना आप बात, ये क्या बचेगा यहाँ पर। तो ये क्या बन गया आपके पास ए बी सी इंटू में ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो देखो यहाँ पर इस बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, और यहाँ बचेगा प्लस बी सी माइनस में ए बी। ठीक है, अब इसमें से सी माइनस ए, दोनों में से, क्योंकि यहाँ से भी बी कॉमन आ जाएगा, सी माइनस ए बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा ए बी सी इंटू में ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू में, इन दोनों में से भी सी माइनस ए कॉमन ले लोगे। जब सी माइनस ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा सी प्लस ए, और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों पी। तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा ए बी सी इंटू में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। आपको क्या दे रखा था वहाँ ऑप्शन आंसर्स में जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको ये बोला था भाई ए की पावर n इंटू में, ए की पावर n इंटू में ये यहाँ पर ये लिखा, देखो ये तो सेव आया हुआ है। अब आपको n की वैल्यू ऐसी बतानी है कि n की वैल्यू क्या हो कि ये आपका आंसर आ जाए। तो n की वैल्यू क्या लोगे आप इसके अंदर, ठीक है, ये n की वैल्यू क्या लोगे, आपका आंसर क्या आ जाए ए बी सी, जैसे था ना। तो ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया बच्चों, ये है ना, यहाँ ए बी बी सी सी ये नहीं लिखना था, बस ये लिखना था। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी, आगे आपको बात समझ। तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो सेम आ रहा है यहाँ पे, तो n की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी 1, n इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखना था। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, वैसे आपको ये एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा किस तरह सोल्व करना है। तो आपको ये इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चंस जैसे होंगे तो मैं आपको और बताऊंगा। अभी आप इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना बच्चों, अगले उसके अंदर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।